कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका फोर्स। ठीक है, हम इसको क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, जो ओलंपियाड के बेसिक क्वेश्चंस हैं, फाउंडेशन क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं फोर्स और प्रेशर से रिलेटेड। तो उसके लिए हमें क्या है, पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा जब क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले थ्योरेटिकल हम कॉन्सेप्ट वन बाय वन करके सीखेंगे सारे। ठीक है, फोर्स के अबाउट, ठीक है, फोर्स के अबाउट डिटेल में फोर्स क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, और फोर्स रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, ये सब यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम अच्छे से आप तैयार हो जाओ। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक ना केवल ओलंपियाड के लिए है, बल्कि आपका जितना भी कॉम्पिटिशन्स अभी आने वाला है, ठीक है, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं वो सारे फाउंडेशंस, वो सारे बेसिक्स आपको क्लियर करा दूंगा जो वहाँ पे यूज होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे वहाँ के भी यूज करूँगा मैं आपको। ठीक है, तो अच्छे से आपको क्लियर होगा, वन बाय वन करके आप इसको थॉरली आप देखें। और इसको जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, नोट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताऊँगा उसको आप नोट करते रहिए और उसको स्टार लगा दीजिए। मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उन सभी को आपको स्टार लगा के करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम आपको बताते हैं फोर्स होता क्या है। फोर्स का मतलब होता है कि जैसे हम किसी, जिसको बोलते हैं थ्रस्ट, धक्का, या इस टाइप का कोई चीज़ हम ऑब्जर्व फील करें। जैसे कोई दौड़ता हुआ आ रहा आपके ऊपर, आपको टच करता है, या आप खड़े हो, आपको कोई धक्का लगा रहा है, ठीक है, जिसको हम पुश या पुल कहते हैं, या कोई आपको खींच रहा है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या कोई हम सिंपल एक लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ये देखो हमारे पास ये एक ब्लॉक रखा है, ठीक है बेटा, ये ब्लॉक को आप पकड़ के किसी फोर्स से आप क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक को किसी फोर्स से आप इसको पकड़ के खींच रहे हो। ठीक, एक ये कंडीशन हो गई। दूसरा देखो, दूसरा मान लो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ब्लॉक रखा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप इसको धक्का दे रहे हो मूव करने के लिए, तो ये मूव कर सकता है। ये ब्लॉक की जगह पे कुछ भी हो सकता है, रोलर हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्पेयर, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, एक जगह यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे पुल कर रहे हो, ठीक, यहाँ पे क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपका पुल एंड पुश है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं, इसी को हम फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा एक नॉर्मल बिहेवियरल लैंग्वेज में। ठीक है, बिहेवियरल में इसको हम समझ सकते हैं कि जो फोर्स होता है उसको हम पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बट क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? अभी कंप्लीट नहीं, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। ठीक है, चलो और देखो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा। सेकेंड है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और वाइस वर्सा। ठीक है, दैट मीन इसका क्या मतलब है। स्टेटमेंट देखो अपने आप में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ही यहाँ पे जितने स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊंगा ये सारे अपने आप में एक क्वेश्चन बनेंगे। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दिया है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक था, ये अभी यहाँ पे आ चुका है, ये ब्लॉक यहाँ आ चुका है। इसका मतलब क्या है, अभी ये यहाँ पे था, इसका स्टेट ये था, अभी इसका स्टेट ये हो चुका। तो बताओ स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? स्टेट इसका चेंज हो गया बेटा, इसका स्टेट चेंज हो गया। इसका मतलब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और वाइस वर्सा। इसका मतलब है अगर ये रेस्ट पे था तो ये मोशन में आ चुका है, या हम इसको यहाँ पे कोई अपोजिट फोर्स, ये मूव करता हुआ आ रहा, सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से मान लो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव करता हुआ आ रहा है,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ ऐसा आ रहा। अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया। जैसे हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया तो अब होगा क्या, इसका मोशन धीरे धीरे स्टॉप होगा, मीन्स ये मोशन से किस में आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। इसी को ये स्टेटमेंट बोल रहा है, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। ठीक है, मोशन में है तो रेस्ट पे हो जाएगा। कोई दौड़ता हुआ आ रहा उसको रोको, आप रुक जाएगा। कोई दौड़ नहीं रहा उसको धक्का देके क्या करोगे, चला सकते हो, दौड़ा सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड, टू लेट अ फोर्स कम इन टू प्ले, टू और मोर ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। 100% टू और मोर ऑब्जेक्ट इसमें होगा ही होगा। सोचो ये ब्लॉक रखा है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो आप एक ऑब्जेक्ट हो गए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन है कि नहीं है, क्लियर है, दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन ही है। बिना दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से आप फोर्स नहीं समझ पाओगे, फोर्स को फील नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट मिनिमम उसमें होना चाहिए। क्लियर हो गया, आई थिंक ये स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास है, नेक्स्ट है डू मैग्नेट्स आल्सो एक्सर्ट अ पुश और पुल। क्या जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स मीन्स बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में क्या होता है, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। और अगर वहाँ पे कोई चार्ज, अगर वहाँ पे कोई चार्ज इंटर करे या मोशन करे, उस फील्ड में मोशन करे, तो वो कुछ न कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। वो कैसे पता लगेगा, हम दो बार मैग्नेट को एक पास में ला के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को। वही देखो समझाएगा यहाँ पे, वी नो दैट मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन विच वी कैन से दैट मैग्नेट पुल्स द आयरन। आयरन को अपनी तरफ खींचता है। प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को देख सकते हो, एक छोटा सा मैग्नेट लो और उसके पास एक आयरन का पीस लेके जाओ, आप देखोगे वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसका क्या हुआ, वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है, पुल कर रहा है। पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी तो आयरन अपने आप चला जाता है उसके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पीस टूवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली व्हेन अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वी कैन से दैट दे आर पुशिंग ईच अदर अवे। क्लियर हो गया, तो दूर भी कर सकता है और पास भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है। आई थिंक ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, नेक्स्ट पेज हमारा जो है, इसके बाद हमारा क्या आता है, जो नेक्स्ट पेज है ये हमारा, हाँ आपको मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज हमारा आएगा, यस, यहाँ से अब आता है फोर्स कितने टाइप का होता है। ठीक, फोर्स कितने टाइप का होता है इसको सीख लेते हैं। फोर्स हमारा देखो बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, दे आर एक्सपीरियंस फोर्स बाई फील्ड। इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं बेटा, फोर्स बाई फील्ड एंड फोर्स बाई कॉन्टैक्ट। फोर्स बाई फील्ड, इसको मैं ऐसा बोल सकते हैं, ये वाला जो फोर्स है इसको हम बोल सकते हैं फोर्स बाई फील्ड, फील्ड। ठीक, और इसको बोल सकते हैं फोर्स बाई कॉन्टैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्टैक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट पे है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कोई ऐसे पकड़ के खींच रहा है फोर्स से, तो उसके कॉन्टैक्ट में इसको मोशन करा रहा। दूसरा दूसरा देखो क्या है, ये मान लो अर्थ है, ये आपका अर्थ है। ठीक, अब आप ध्यान दो, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर दो, इसको आप ड्रॉप कर दो। क्या इसको आप पकड़ के नीचे ले जा रहे हो, नहीं, आपने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया। जब आप इसको ड्रॉप कर दिए तो इसका मतलब क्या होगा, ये धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने फोर्स तो लगाया नहीं, लेकिन फिर भी ये मूव करके गया। और आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब वहाँ पे फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। ये मतलब इसका क्या हुआ, दैट इज फोर्स बाई फील्ड इसको बोलेंगे। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंको, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करो
तो वो लौट के क्या आता है, अर्थ सरफेस पे आता है। क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के अंदर कोई ना कोई एक फोर्स है, कोई ना कोई एक क्या है, फील्ड है, जो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, फील्ड क्या होता है बेटा, पहली बात ये आती है, फील्ड क्या होता है? फील्ड मतलब होता है एक इमेजिनरी रीजन ऑफ इफेक्ट। इमेजिनरी रीजन ऑफ इफेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना फील्ड होता है। जैसे मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मास है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब दूसरी चीज़ ये आती है, तो जो फील्ड है वो फील्ड क्या है, उस मास का इफेक्ट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका इफेक्ट है, चार्ज का इफेक्ट है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है किसका इफेक्ट है, वो बार मैग्नेट का इफेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इफेक्ट है, जहाँ तक वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। इमेजिनरी रीजन होता है। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो आप किसी स्कूल के आप स्टूडेंट हो, तो स्कूल में ऐसा नहीं है कि आपको सारे बच्चे जानते हो सकता सारे बच्चे जानते हो सकता हो। तो वो जो, इसका मतलब स्कूल में कोई एक्टिविटी करोगे तो बच्चों को पता लग जाएगा, वो आपका क्या हो गया, फील्ड हो गया। लेकिन अगर जो दूसरा स्कूल है, उसका स्टूडेंट या उसका बच्चा तो आपको नहीं जान रहा, वो अगर आपको नहीं जान रहा, इसका मतलब क्या, आपका इफेक्ट वहाँ तक नहीं है। इसका मतलब आपकी फील्ड जो है वो आपका स्कूल हो गया, दूसरा स्कूल नहीं है। दैट इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड मतलब जहाँ तक आप किसी दूसरे को क्या कर सकते हो, अफेक्ट कर सकते हो, उसको अफेक्ट कर सकते हो, उसको क्या है, उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। बेटा क्लियर हो गया, तो इसको हम फील्ड बोलते हैं। अब इसका देखो एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें देखो आपको समझाया। दिस काइंड ऑफ फोर्सेज अप्लाइड ओनली व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। स्टेटमेंट दिया मैंने आपको, बहुत डिटेल में समझाया। दिस काइंड ऑफ फोर्सेज अप्लाइड व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड एट आर एक्सर्टिंग अ फोर्स अपॉन ईच अदर। ठीक है, कॉन्टैक्ट पे नहीं आते हैं, फिर भी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, ये देखो एग्जाम्पल क्या, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको बोलते हैं हम। और इसी में एक एग्जाम्पल और आता है बेटा, इसी में एक एग्जाम्पल और आता है, ये मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, विस्कस फोर्स। ये क्या होता है, ये लिक्विड में होता है। किस में होता है ये बेटा, ये फ्लूइड में होता है। फ्लूइड, लिक्विड प्लस एयर। ठीक है, लिक्विड प्लस गैसेज। अब देखो, आपने तीन फील्ड बताया मैंने, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब उसका देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, फील्ड की वजह से आता है। ध्यान देना, हमेशा जहाँ जहाँ फील्ड होगा वहाँ जो फोर्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, फील्ड की वजह से आएगा। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स। देख लो सब लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो आप यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक और आपको एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो शायद आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है यार, आप एक पेन लो, पेन को एक दूसरे डायरेक्शन में बेंड कर दो, शेप आप चेंज कर दोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ का शेप क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। तो उसका एग्जाम्पल आपको डिफरेंट एग्जाम्पल, रबर दिया है, ठीक है, और कोई आपको स्पॉन्ज दिया है, ठीक है, स्क्वीज स्प्रिंग दिया है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर आपको समझाया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी अल्टर्ड इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट depending upon the magnitude of the force that is being applied and the rigidity of the object, the effect on its shape and size can be observed. Clear है, चलिए। types of forces on the basis of nature of interaction, two types or two more object forces can be classified, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपका आता है। ठीक, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। देखो पहला पॉइंट आपको क्या दिया यहाँ पे, ये दिया आपको, द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन फोर्सेज बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कैलकुलेटेड बाय इवेल्युएटिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज़ है यार, देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको बताता हूँ। ये मान लो एक ब्लॉक रखा है बेटा, ठीक है, एक ब्लॉक रखा है।
आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हो F1, आप इधर से लगा रहे हो और कोई दूसरा इधर से एक फोर्स लगा रहा F2। अब मान लो आप दोनों में कोई एक वीक है, उतना उसके पास ताकत नहीं है, उतना उसके पास वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो अब देखो सिचुएशन क्या होगा बता। मान लो इफ F1 जो फोर्स है वो F2 से ग्रेटर हो गया, तो अगर F1 ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया इस F2 से, तो सोचो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, किसी एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में। मतलब फोर्स का जो नेट इफेक्ट है, मीन्स इन दोनों फोर्स का जो नेट इफेक्ट है वो किधर मोशन करा रहा उसको, वो इधर मोशन करा रहा, राइट वर्ड करा रहा। आई बात समझ में? यही ये स्टेटमेंट आपको समझाना चाह रहा। क्लियर हो गया बेटा? ये इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड, इफ टू फोर्सेज आर acting upon each other having equal magnitude, strength and in opposite direction, then net force acting on the object will be 0। देख लो भाई, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा बेटा? देखो, एक फोर्स राइट लग रहा है, एक फोर्स लेफ्ट लग रहा, तो नेट फोर्स क्या होगा? F1 माइनस F2। सोचो, अब ये पहले केस में क्या था? नॉन जीरो। लेकिन अगर ये हो जाए इफ F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज व्हाट? F1 इज इक्वल टू F2। मतलब अगर दो इक्वल फोर्स लग जाए किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान दो बेटा, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहे हैं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ये आपको बता रहा। ठीक, फोर्स, ये स्टेटमेंट भी हो गया। फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, साइज एंड शेप। फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट्स टू एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, साइज एंड शेप। पोजीशन चेंज करता है, साइज चेंज करता है, शेप चेंज कर देता है। समझ में आ रहा? तो डिफरेंट इफेक्ट ये अप्लाई करता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारा फोर्स का डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। फोर्स का डेफिनेशन देखो हम कैसे क्लियर करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ डिफरेंट पॉइंट पे लेके जाता हूँ, डिफरेंट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। इनफैक्ट वो स्लाइड है हमारी, चलिए यहाँ पे उस स्लाइड को हम देखते हैं। हाँ, ये वाली स्लाइड देखा, ये वाली स्लाइड देखो आप। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने फोर्स एंड प्रेशर, ये टॉपिक है। फोर्स को हमने डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? उस और पुल, ये सब चीज़ें। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट हमारा, हाँ, नेक्स्ट आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट में क्या है? प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई ये पूछे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के किस लॉ में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के किस लॉ में प्रेजेंस ऑफ फोर्स बताता है, प्रेजेंस ऑफ फोर्स बताता है, तो आप क्या बताओगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओगे। क्लियर हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ फोर्स। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या बता रहा? कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या दिया जाता है? कैलकुलेशन दिया जाता है। कैसे? देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एफ इज इक्वल टू, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अभी बताता हूँ क्या है। और वेक्टर फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर फॉर्म में। शायद आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, मैं पढ़ाऊँगा इसको बाद में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको वेक्टर और ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा जब लाइव क्लास होंगी आपकी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स देखो क्या है, यहाँ पे मास का यूनिट केजी होता है।
और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो बाई टाइम कर दोगे पर सेकेंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ फोर्स क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, इसको इन्वेंट किया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इसका एक दूसरा यूनिट बनाया जाता है जिसको हम न्यूटन बोलते हैं, और इसको एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया। एसआई एक सिस्टम है, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, सिस्टम है ये। अब देखो ये फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फोर्स को कैसे कैलकुलेट करता है वो देखो। अगर मास इक्वल टू 1 kg हो जाए, एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तो जो फोर्स है वो 1 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, मास 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना आ गया, 1 न्यूटन का फोर्स आ गया। इसका मतलब 1 न्यूटन फोर्स इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg ऑब्जेक्ट। 1 kg ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर हो गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या हमारा नेक्स्ट है, हमारा देखो नेक्स्ट में अब इस चीज़ को मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर रहा हूँ। एफ इक्वल टू एम ए है, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन ने भी पूछा है 9.8 न्यूटन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो कैसे डिफाइन करेंगे। एफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन इफ मास m इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन g दैट इज इक्वल टू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी क्या वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब तो अगर ये हो जाए और मास 1 kg है तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका, 9.8 न्यूटन। आप यहाँ रख के देख लो। नेक्स्ट, फोर्स इज आल्सो डिफाइंड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है। इसी को न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके लिए आपको मोमेंटम भी पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं आप बता देता हूँ आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स को ही डिफाइन करता है, ठीक है। और उसको हमने देखो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, फोर्स एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। मतलब ये डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, ये क्या है, टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है मोमेंटम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, पी फाइनल, रेट चेंज कैसे हम लिखेंगे, पी फाइनल मीन्स फाइनल मोमेंटम, ये हमारा फाइनल मोमेंटम, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। डिफरेंस हमने निकाला और टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये डिफरेंट इसका यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी को अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप बोलोगे एफ फोर्स एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, बोल सकते हो आप। चलो, इफ दिस फोर्स इज जीरो, अगर ये फोर्स जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो ये डेल्टा टी उधर जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो पी फाइनल क्या आ गया, पी इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अगर फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम हो गया तो इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका मतलब है अगर फोर्स जीरो हो गया तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, अब बताओ इसमें कौन सा इवेंट होने वाला है, आप फटाक से बताओगे मोमेंटम कंजर्वेशन होने वाला है। और क्या बताओगे, यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब हो गया, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होगी। क्लियर है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होगी। वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल, दैट मीन्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ऐसा होगा तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, जो स्पीड है या वेलोसिटी है, दिस स्पीड इज कांस्टेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखो इधर, ये देखो, ये है हमारा, ये एक्स टी कर्व है, पूछा जाता है आपको। लेकिन अगर वी टी इसी का ड्रॉ करना पड़े, वी टी कर्व क्या होगा, तो दिस इज वी टी कर्व बेटा, ये है
स्पीड, ये है टाइम। देखो कांस्टेंट लाइन है, ये दोनों कर्व, ये एक्स टी कर्व, ये वाला कर्व हमारा, ये हमारा एक्स टी कर्व है, ठीक है। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? ऐसा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट है, ठीक। नेक्स्ट पे देखो हमने क्या किया है। नेक्स्ट पे ये देखो टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में जैसे वहाँ पे मैंने बताया था आपको दो टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट होता है और एक क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट होता है, एक में दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट नहीं होता है। कॉन्टैक्ट वाले के बोलते हैं फोर्स बाई कॉन्टैक्ट, दूसरे वाले बोलते हैं फोर्स बाई फील्ड। फील्ड मतलब मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनकी वजह से जो फोर्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने फ्रिक्शन फोर्स बताया, देखो आप ध्यान से, फ्रिक्शन फोर्स बताया, टेंशन फोर्स बताया, विस्कस फोर्स बताया, दे आर कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें हमारी हो गई बेटा, ये फोर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और बता देता हूँ। नेक्स्ट क्या है ये देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें मैं आपको मोमेंटम बताना चाहता हूँ बेटा। मोमेंटम क्या होता है देखो, मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं, पी से। पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। मास क्या है, मास को हम m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, kg मीटर सेकेंड माइनस 1, दिस इज द यूनिट। क्लियर हो गया? अब जो मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था वहाँ पे, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। फोर्स क्या था, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब इसके आपके क्या लिखा आपने, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी, दैट इज फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब आपको पता होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, ए होता है। सो दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लियर हो गया? ये आपका डेरिवेशन हो गया फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए का। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बेटा। क्लियर हो गया? इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेशर पे, ठीक है, प्रेशर। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हमें डिफाइन करने को कोई बोले तो हम प्रेशर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक। अब इसका फार्मूला देखो आपके सामने है, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका फार्मूला है। यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह इसका दूसरा यूनिट है। सेकेंड यूनिट, कई सारी यूनिट होती है, सेकेंड यूनिट इसका पास्कल है, ठीक है, पास्कल बोल सकते हैं। दूसरा हमारा देखो क्या हो सकता है, एटीएम बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, बार बोल सकते हैं। चौथा हम क्या बोल सकते हैं, टॉर बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर की यूनिट बताओ तो आप ये सब बता सकते हो, पास्कल, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार हो गया, बार, टॉर, ये सब हमारे क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर जो है क्या है, देखो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आपने देखा सिंस, आपने क्या देखा, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जो P है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका क्या मतलब है, इफ एरिया को आप इंक्रीज करोगे, दिस इम्प्लाइज प्रेशर विल डिक्रीज। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो जाएगा। एरिया आप बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड इफ एरिया विल डिक्रीज, दिस इम्प्लाइज प्रेशर विल इंक्रीज। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो जा रहा प्रेशर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इन सबके लाइव एग्जांपल कहाँ पे हैं, आपने देखा P प्रोपोर्शनल टू 1/A, इसका एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल जहाँ पे A हमको ज़्यादा लेना पड़े। इफ एरिया इंक्रीज, दिस इम्प्लाइज प्रेशर डिक्रीज। कहाँ पे है, आप याद करो, जो रेल्स होती हैं, कभी रेलवे ट्रैक देखना, जो रेलवे ट्रैक होता है उस ट्रैक में जो रेल्स होती हैं, इस तरह से ये रेल्स होती हैं, आप देखोगे पतली पतली रेल्स ऐसे होती हैं, ठीक है। एक ट्रेन को चलने के लिए 2 रेल्स होती है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे क्या होता है, एक स्लैब नहीं, यहाँ पे बहुत सारी स्लैब्स रखी होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्लैब्स रखी होती हैं। आप ध्यान से देखना इस चीज़ को, एक स्लैब नहीं, ऐसे बहुत सारी, कभी सीमेंटेड दिखेंगी, कभी वुडन दिखेंगी, लकड़ी की दिखती हैं आपको, तो बहुत सारी ये स्लैब्स रखी होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो बेटा, इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत सारी क्या होती हैं, स्लैब्स रखी होती हैं ऐसे ऐसे। तो अब देखो ये जो रेल है, ये दोनों क्या है, ये आपका रेल है, रेल का जो कांटेक्ट एरिया था अब क्या हुआ, बढ़ गया। कांटेक्ट एरिया ऑफ रेल, कांटेक्ट एरिया ऑफ रेल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अगर एरिया, कांटेक्ट एरिया क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज व्हाट, प्रेशर विल रेड्यूस्ड, डिक्रीज। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो अर्थ पे, ज़मीन पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम स्लैब्स लगा देते हैं, कई सारी वुडन स्लैब्स या सीमेंटेड स्लैब्स यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा। चल अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एरिया कम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A तो है, ये तो है हमारा। अब देखो इफ A विल बी reduced, this implies pressure will be increase। इसका क्या मतलब हुआ, प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रेशर लगेगा उस पर, ज़्यादा प्रेशर। जैसे नेल, देखो मैं एक नेल का डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इसको। एक नेल का डायग्राम है, कुछ ऐसा होता है, लेकिन नेल जब जहाँ पे इंसर्ट करती है वो वाला एंड उसका ऐसा होता है ये। तो इसका जो टिप एरिया है ये क्या होगा, रेड्यूस हो जाता है। ये रेड्यूस हो जाता है तो P क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रेल क्या होगा, इजीली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा, ठीक है, क्या होगा, ये इजीली, जो इसका एरिया क्या हुआ, नेल का कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो नेल
easily inserted into wall। क्लियर हो गया? into wall। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है अगर एरिया को हम कम लेते हैं। एरिया ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेशर की डेफिनेशन, उसका यूनिट, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा, वो क्या है, वो हमारा टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेशर। बहुत सारा प्रेशर है, कोई एक दो प्रेशर नहीं है, बहुत सारे टाइप का प्रेशर हमारा लगता है। सबसे पहले देखो हमारा क्या है, फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर में क्या क्या आता है, फ्लूइड प्रेशर में हमारा है लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर और गैसियस प्रेशर, गैसियस प्रेशर, गैसियस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन सब का मीनिंग होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूँ आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो एटमॉस्फेयर है क्या है, वो बहुत सारे चीज़ों से मिक्स होके बना हुआ है। डस्ट पार्टिकल है, गैसियस एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे मिलकर के बना हुआ है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के सरफेस के साथ क्या है, बाउंडेड है। तो अर्थ सरफेस से बाउंडेड जो एटमॉस्फेयर है वो जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है अर्थ सरफेस पे, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग जस्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाई बाउंडेड एटमॉस्फेयर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रेशर प्रेशर exerted by pressure exerted by बाउंडेड एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, बाउंडेड एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर क्या है, देखो ये हमारे पास एक वेसल है, इस वेसल में हमने क्या किया, लिक्विड भर दिया। ये हमने क्या किया, लिक्विड भर दिया। अब जब हमने लिक्विड भर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो लिक्विड है वो इसके यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी लिक्विड का वेट है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। और वो प्रेशर देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये हाइट h है लिक्विड का, ये हाइट h है लिक्विड का, तो जो प्रेशर यहाँ पे होता है वो होता है रो जी एच। रो क्या है, डेंसिटी है, ये डेप्थ है, डेप्थ है। ठीक है, और ये जी आप जान रहे हो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ये किसका प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है। गैसियस प्रेशर क्या है, गैसियस मान लो आपके पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, ऐसा कोई मान लो क्या है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। अब यहाँ पे ये पिस्टन है हमारा, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, ठीक। यहाँ पे इसमें मान लो गैसियस मॉलिक्यूल्स फील्ड हैं, इसमें आपके गैसियस मॉलिक्यूल फील्ड हैं। ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ये प्रेशर जो है यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये इधर उधर क्या करेंगे, ये प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस। मीन्स सिलेंडर की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा प्रेशर बेटा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर जो प्रेशर है ये हमारा बेटा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभी के लिए मैं आपको बता दूं, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और प्रेशर जो है देखो, किसको, लिक्विड में अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड में बर्नौली प्रिंसिपल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक,
वो सब चीज़ धीरे धीरे करके पढ़ोगे, बट अभी आपको प्रेशर का जो बेसिक पॉइंट है वो आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो मैं बताता हूँ क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो क्या है, ये मान लो बेटा अर्थ है, ये अर्थ है आपका, ठीक। अब यहाँ इसके सरफेस से यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है बाउंडेड एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हमारा ये बाउंडेड एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल हैं, गैसेज हैं, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, बहुत से मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको डस्ट पार्टिकल या बाउंडेड एटमॉस्फेयर, इसको बोलेंगे हम बाउंडेड एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, बाउंडेड एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो ये जो अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है मैं लिख देता हूँ, PATM इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटेड 10 पावर 5 पास्कल, 10 पावर 5 पास्कल। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। अब जो हमारे पास गैसियस प्रेशर है वो हम कई ढंग से कैलकुलेट करते हैं, जो गैसियस प्रेशर है उसको भी हम कई ढंग से कैलकुलेट करते हैं, और उसके डिफरेंट फार्मूले आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे गैसियस प्रेशर क्या है, भाई गैस को जिस कंटेनर में आप कंटेन करोगे, गैस को जिस कंटेनर में कंटेन करोगे, कंटेनर की जो वाल्स पे जो प्रेशर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैसियस प्रेशर बोलते हैं। कंटेनर की वाल पे जो प्रेशर होता है उसी को हम गैसियस प्रेशर बोलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट्स भी आपको शेयर कर देता हूँ, उसको आप देख के प्रेशर और ये सब सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए उस पेज पे चलते हैं, जो अभी हमने शेयर किया था, और वो हमारा है प्रेशर पे आते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए अभी हम प्रेशर पे आते हैं। प्रेशर क्या होता है, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या दिया आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको आप देखिए ध्यान से, अ लेयर ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस, द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा यही एग्जैक्टली मैंने बताया था आपको। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10132.5 पास्कल, या बेटा इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या बोल सकते हैं, 10 पावर 5 पास्कल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 है, 10 पावर 5 बन जाएगा। दूसरा, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स अर्थ सरफेस। मीन्स आप देखो ध्यान से, मैंने बताया था आपको लिक्विड में क्या बताया था, लिक्विड में ऊपर से अगर आप नीचे एच हाइट पे आओगे, यहाँ पे आओगे, ये एच हाइट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा ρGH। अगर लिक्विड की डेंसिटी रो है तो मतलब P प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा, H हो रहा। तो हाइट जैसे मतलब डेप्थ जैसे जैसे नीचे जाओगे P बढ़ेगा। दिस एम्प्लाइज व्हाट, दिस एम्प्लाइज अगर H आपका बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यही हमारा अर्थ सरफेस पे था, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है। इसमें क्या है, इस अर्थ सरफेस में यहाँ पे बाउंडेड एटमॉस्फेयर था। तो देखो जब अर्थ सरफेस पे आओगे टूवर्ड सरफेस, यहाँ से मूव करते हुए आओगे तो हाइट क्या होगी आपकी, ऊपर से बढ़ती जाएगी और यहाँ क्या होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा डेप्थ होगा, सबसे ज़्यादा हाइट होगा यहाँ पे। इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम प्रेशर P1 ले लें, यहाँ पे प्रेशर P2 ले लें इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे प्रेशर P3 ले लें, तो आप ये चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हमारा P1 है, दिस P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड दिस इज ग्रेटर देन P3। डेप्थ के साथ क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है। क्लियर हो गया बेटा, ये चीज़ हमारा। अब प्रेशर को डिफाइन क्या किया है, देखो इसने
यदि है वेट कोई रखा है, यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगा रहा, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। या हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ये हम बोल सकते हैं हमारा प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको स्लाइड में एक्सप्लेन कर ही रखा है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, पास्कल इसको बोलते हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, PA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो आपको यहाँ गैसियस प्रेशर को रिप्रेजेंट किया बेटा। गैसियस प्रेशर एक क्यूबिकल वेसल है, क्यूबिकल वेसल है, इसमें रखा हुआ है। आपको पता है गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, टकरा के जाके क्या होगा, वाल से टकराएंगे, और टकरा के वाल के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिया है। सिमिलरली गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हायर काइनेटिक एनर्जी कोलाइड विद द वॉल्स अप्लाइंग लार्ज फोर्स एंड द रिजल्ट दीज मॉलिक्यूल्स अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्लियर हो गया बेटा, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, पहले बता दिया। अब इसके बाद ये देखो, ये तो फोर्स हो गया, इसको छोड़ दो, ये तो हम कर चुके हैं। यहाँ पे आते हैं, देखो हाँ, however sometimes at higher altitude where the atmospheric pressure is low as compared to the earth surface, low altitude क्या है, नोज ब्लीडिंग एंड अकर, ये सब चीज़ें अकर करती हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, मान लो आप जब हाइट पे जाते हो, हाइट में जैसे पहाड़ों वाली हाइट पे वहाँ जाते हो तो क्या होगा, हाइट पे जाने के बाद प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है तो नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बेटा। इसीलिए क्या होता है, जो आर्मी पर्सन होते हैं, जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, जब पहाड़ी में भेजे जाते हैं, पहाड़ों पर भेजे जाते हैं ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले उनका 15 या 1 मंथ का मेडिकल चलता है। उनको उस एटमॉस्फेयर में पहले सेट किया जाता है, उसके बाद उनको ड्यूटी पे भेजा जाता है। तो दिस इज द रीजन, क्योंकि वो एक प्लेन एरिया से जाते हैं, और प्लेन एरिया से अगर वो हिल्स एरिया में जाएंगे, पहाड़ी एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हाइट बढ़ गई, ऊपर चले गए तो प्रेशर कम हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, उनका 1 मंथ या 15 डेज का मेडिकल होता है। पहले मेडिकल होगा, चेकअप होगा, फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद उनको फिर ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, नीचे आएंगे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखो, डू मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट अ पुश और पुल, ऑलरेडी मैंने बता दिया बेटा, ये सब चीज़ें बताई जाएगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और इसने बताया हुआ है, ये द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप, ठीक है, प्रेशर अपॉन अस इज क्वाइट लार्ज ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, बट वी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी ऑफ इट्स इफेक्ट। वाई? ठीक है, दिस इज सो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। देयर दिस इज बिकॉज प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या है, इक्वल है, इसीलिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। देयर आर आल्सो फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी that exert pressure inside our body, hence our body easily obtain balance with the atmospheric pressure. This is very important, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा क्यों। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, बैलेंस कर देता है, इसीलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। क्लियर हो गया, चलिए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है आपको, ये लिक्विड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। The liquid exert equal pressure on different points on the walls of container having the same depth। ठीक है, सेम डेप्थ पे क्या होगा, इक्वल प्रेशर। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक वेसल लेता हूँ बेटा। ठीक है, ये एक वेसल है और इसमें हमने क्या कर दिया है, लिक्विड फिल कर दिया। ये हमने यहाँ पे लिक्विड फिल कर दिया, ऐसे 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 हमने लिक्विड फिल कर दिया। ठीक है, अब हमने 3 पॉइंट लिया यहाँ पे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा, इस पे प्रेशर हमने P1, इस पे P2, इस पे P3 और इस पे हमने P4। आप ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हमारे सेम लेवल पे हैं, और ये वाला जो हमारा है ये डिफरेंट लेवल पे है। तो आप बताओ, सेम लेवल पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डेप्थ।
तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, बट दिस इज नॉट इक्वल टू P4 बिकॉज P4 का डेप्थ क्या है, डिफरेंट है, वहाँ प्रेशर डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। दिस इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्लियर हो गया बेटा, इसको आप समझ लें। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है हमारा ये देखो, टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड पर्सिंग, ठीक है। पर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेज बिकॉज एज अ पर्सन वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द टूल, its sharp edges would exert more pressure due to less surface area। मैंने बताया था, आपको बताया था बेटा, ये चीज़ समझाया था आपको, P प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर आप A को कम कर दोगे, दिस एम्प्लाइज प्रेशर विल बी इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो इजीली कट कर देगा वो। समझ में आ गया कि नहीं, वही चीज़ समझा रहा। द टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर आर वाइडर बिकॉज इट मिनिमाइज द प्रेशर एक्सर्टेड ट्रैक्टर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। क्यों, देखो एरिया क्या किया, इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ये आरडी मैंने आपको बता दिया बेटा, वही चीज़ बता रहा। कैमल कैन वॉक इजली ओवर द सैंड बिकॉज इट हैज़ वाइड फीट विच अलाउ देम टू वॉक ऑन सैंड इजली। कैमल के फीट आप देखे होंगे, चौड़े चौड़े होते हैं, काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, इस टाइप का काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है इनका, एरिया बढ़ जाता है, एरिया आपका क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। दिस एम्प्लाइज व्हाट, प्रेशर विल बी डिक्रीज, कम प्रेशर होगा, इसीलिए रेगिस्तान में इजीली चल जाते हैं, इसलिए रेगिस्तान में इजीली चलते हैं। समझ में आ रहा, क्योंकि इनका पैर का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेज। लिक्विड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल, शब्द बता दिया, ऑलरेडी बता दिया बेटा इसको। The pressure that liquid exert on bottom of container dependent upon the height of the liquid in the container। तो लिक्विड ऑफ कितनी हाइट पे है उस पर डिपेंड करता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये कोई कंटेनर है और इसमें हमने कोई लिक्विड इस तरह से फिल कर दिया है, इसमें हमने फिल कर दिया है, मैंने बता दिया। इस पॉइंट पे बॉटम पे जो प्रेशर होगा इसकी वैल्यू है ρgh। एच अगर इसका डेप्थ है, यहाँ से इसका एच डेप्थ है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, ρgh। ये ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ये सब हमने ऑलरेडी कर दिया है, ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रेशर देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है सारी चीज़ें, प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखो आपको दिखाया है। रिलेशनशिप बिटवीन एरिया प्रेशर, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सब मैं करा चुका हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स करा चुका हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लगता है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लगता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, मान लो क्या है, आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप करो, ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है Fg, ठीक है, ये हम लिखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से लगता है, एक्ट्स अपॉन ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट और नियर द अर्थ सरफेस। ग्रेविटी इज प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन यूनिवर्स एंड नॉट ओनली द अर्थ, ठीक है। हैंस ऑल द प्लैनेट्स, द मून्स, इवन सन हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऑफ द अर्थ। और सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हर कोई मास सिस्टम है यार, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर सकता है। दिस इज मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ध्यान दो, मास है तो मास को अफेक्ट कर सकता है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अफेक्ट कर सकता है, और अगर मैग्नेट है तो दूसरे मैग्नेट को अफेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया। चलिए ये चीज़ आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो क्या होता है, चार्जेज के बीच में होता है, ये चार्जेज के बीच में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे होता है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी नो दैट चार्जेज ऑलवेज रिपेल और पुश ईच अदर, ठीक है, पुश ईच अदर। सिमिलरली अपोजिट चार्जेज क्या है, वी नो दैट लाइक चार्जेज, क्या दिया है यहाँ पे, लाइक चार्ज, लाइक मतलब
सिमिलर चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिमिलर चार्जेस। सिमिलर मतलब सेम नेचर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो और नेगेटिव नेगेटिव हो, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है, एंड पुल ईच अदर टूवर्ड्स देम सेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम्पल ये डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव दूर भाग रहे हैं। पॉजिटिव दोनों क्या है? न्यूट्रल है, कोई फोर्स नहीं है। न्यूट्रल चार्ज मतलब जीरो चार्ज, कोई फोर्स नहीं। और पॉजिटिव नेगेटिव देखो एक दूसरे से चिपक गए हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेशर। प्रेशर ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्या है? ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये पुशिंग पुलिंग मोशन ये सब कोई वो नहीं है, ठीक है। अब एक फोर्स बच रह गया आपका, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बेटा मैंने आपको बताया था कैसा फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। सबसे पहले क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। मैं 2-3 पॉइंट लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहले क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर आपसे कोई पूछे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, तो क्या बोलोगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा क्या है? अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस ये पॉइंट आप नोट कर लो। एक टाइप का इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है बेटा। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये सारे पॉइंट्स है। नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, एनर्जी लॉस कराता है। इसके बाद क्या है? फोर्थ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी लॉस्ट। क्या होता है इसमें? एनर्जी क्या होता है? लॉस्ट। एनर्जी लॉस्ट कराता है, लॉस कराता है, एनर्जी लॉस कराता है, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अपोज द मोशन। क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो शायद हम लोग चल ना पाते, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से हम लोग चल लेते हैं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सपोर्ट द मोशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सपोर्ट कर रहा है मोशन को, मोशन कर ही नहीं पाते हम। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अपोज भी करता है। अगर कोई चीज़ आगे जाना चाह रहा है तो उसको क्या करता है? रोकता है। दैट अपोज इज द मोशन। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मीन्स दिस इज फिफ्थ पॉइंट। ऑलवेज opposite to intention of motion और intention of motion, सॉरी इसको और अच्छे से बता देता हूँ। मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन मतलब किस डायरेक्शन में उसका इंटेंशन है मोशन का, उस डायरेक्शन का अपोज में, ठीक है, उसके अपोजिट में होता है ये इंटेंशन ऑफ मोशन के। क्लियर हो गया? आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ रहे होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स ये सब बता रहा है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। सिमिलर मैग्नेट होंगे तो रिपल करेंगे, सिमिलर पोल्स होंगे, अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आता है नेक्स्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन फ्लाई करता है तो उस टाइम में क्या होता है? एयर उसको अपोज करता है, एक रेजिस्टेंस अप्लाई करता है उसके ऊपर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी चीज़ को हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और फ्लाइज इन द एयर इट एक्सपीरियंस अ फोर्स कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। इसको हम थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो ये एयर रेजिस्टेंस है थ्रस्ट के अपोजिट में। तो अब इस चीज़ को आप देखो अच्छे से, प्लेन पे आपको दिख रहा होगा,
चलो ये सब मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है बेटा, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लाइव क्लास में आप इसको पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सारे फार्मूले मैंने पढ़ाए हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूँ बेटा, समराइज कर देता हूँ एक पेज में। और वो पेज इस तरह से कुछ है। आपने देखा जो फोर्स है, ठीक है, पहले मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या था बेटा, फोर्स आपने देखा डेल्टा P बाई डेल्टा T था, डेल्टा P बाई डेल्टा T दैट इज आल्सो इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा T। दिस इज आल्सो इक्वल टू M V फाइनल माइनस M V इनिशियल मीन्स वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा T। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने क्या देखा था, आपने ये देखा था F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज आपने क्या देखा था, यूनिफॉर्म मोशन देखा था, यूनिफॉर्म मोशन देखा था। और क्या देखा था, और आपने देखा था मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, लाइव क्लास में, जब लाइव क्लास होगी आपको जो भी डाउट होगा आप पूछ लेना। हर एक कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में मैं आपको समझा दूंगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मेरी गारंटी, आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इसके बाद मैंने प्रेशर बताया। ठीक है, प्रेशर क्या बताया मैंने, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपने देखा यूनिट, और या इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, ये सारी यूनिट होती है। इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद ये बताया प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। और क्या बताया मैंने आपको, लिक्विड में प्रेशर बताया इस तरह से। यहाँ इस पॉइंट पे अगर कोई लिक्विड फील्ड है इस तरह से, तो ये पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अगर इस लिक्विड जो फील्ड है, इस लिक्विड का जो डेप्थ है वो h है और इसकी जो डेंसिटी है वो रो है। दिस इज द डेंसिटी। डेंसिटी अगर आपका रो है और g आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ है, ये क्या है, डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेप्थ बढ़ता जाएगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया, ये इसी के ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा और नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सारी हमारी समरी थी एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। यू रिवाइज एंड गो थ्रू दिस टॉपिक। ठीक है, एंड लर्न दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट you can solve easily the question, ठीक है, which is shared in next class, and thank you for watching this. Have a nice day.